होप करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में बायोलॉजी का मैराथन क्लास आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले हमने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें हमने आप सभी से पूछा था कि आप सभी के लिए किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आप सभी ने कमेंट में, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर बायोलॉजी पढ़ाई जाए। ये बायोलॉजी का मैराथन क्लास है और इस वीडियो को थोड़ा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ देखिएगा। लगभग 3 से 4 घंटे का ये वीडियो होने वाला है और इसमें आपको सबसे पहले बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इसमें आपको हम कोशिका पढ़ाएंगे। कोशिका जो सेल से जुड़ी हुई जितनी जानकारियाँ हैं सभी प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा टॉपिक होगा पाचन तंत्र। तीसरे नंबर पे प्रमुख पाचक ग्रंथियाँ जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे जुड़े हुए जो पाचक रस हैं उनको भी बताएंगे। उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र। आप सभी जानते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में ब्लड वगैरह, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को भी आप सभी तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे और उत्सर्जन तंत्र इसके बाद देखेंगे। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा, अगला लेक्चर का मतलब इसी जो है क्लास में 1 बाय 1 आप सभी को बता रहे हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र देखेंगे, उसके बाद जितने भी कंकाल तंत्र हैं उन सभी को देखेंगे और महत्वपूर्ण जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों से भी आपके यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं, वायरस जनित बीमारियां होती हैं और प्रोटोजोआ से जो बीमारियां होती हैं उन सभी को देखेंगे और प्रोटीन, वसा और विटामिन को देखेंगे। जैसे जो प्रमुख स्वास्थ्य एवं न्यूट्रिशन वाला चैप्टर होता है, यहाँ से आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न आए हुए हैं। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, इन सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। चाहे आप बात कर लें सिविल सेवा के एग्ज़ाम में, जैसे पिछली बार लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है यहाँ से 3 प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और उसके बाद आप सभी को एक वीडियो में सेपरेटली इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जिसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो लेक्चर आगे बढ़ेंगे। और आप सभी यदि नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमारे साथ पर्सनली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और स्टोरी में आप सभी के लिए काफ़ी क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो ये वीडियो होने वाली है, जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे वो सिविल सेवा का एग्ज़ाम हो या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इन सभी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपको क्या करना है, सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फिर पहला टॉपिक देख लेते हैं। सेल चैप्टर है और सेल चैप्टर में आपको बता दें हम कि क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए सेल चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कोशिका क्या होती है, कोशिका के विभाजन के बारे में देखेंगे, कोशिका सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है उसे समझने का प्रयास करेंगे। और जो कोशिका झिल्ली है, प्रोटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, इन सभी टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले समझेंगे कि सेल क्या होती है। आपसे कई बार पूछा गया है कि जो कोशिका होती है जीवन की सबसे छोटी और जो है कार्यात्मक एवं चयनात्मक इकाई होती है। इस बात को आपको समझना है कि जो कोशिका होती है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है और जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के रूप में इसे जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको आंसर करना है कि जो कोशिका है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं पूछे जाते हैं। तो जो कोशिका सिद्धांत है इसका प्रतिपादन अगर आपसे पूछा जाए किसने किया था, तो स्लाइड और स्वान नाम के 2 वैज्ञानिकों ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। तो इसका प्रतिपादन स्लाइड और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया, तो आप क्या आंसर करेंगे, स्लाइड और स्वान। जो प्रत्येक जीवधारी होता है, ठीक है, उसके शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिल करके जो प्रत्येक जीवधारी होते हैं उनका शरीर बना होता है। और जो प्रत्येक कोशिका होती है उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है
और रखते हुए वो मिल करके भी कार्य करती है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की थी, जो कोशिका है इसकी खोज अगर आपसे पूछा जाए किसने की थी तो उसका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में पहली बार कोशिका के बारे में इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है कि जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर स्लाइड और स्वान ने कोशिका जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की जो खोज है उसको रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। समझ गए होंगे आप यहाँ तक। अब हम चलते हैं और आगे देखते हैं। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो कोशिका है उसके बहुत से अंग दिखाई देते हैं, तो उनके बारे में आगे देखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इसकी खोज किसने की थी, तो नाल एवं इसका नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। जब भी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें सबसे पहले कोशिका भित्ति दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कोशिका भित्ति है ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जो कोशिका होती है इसका सबसे बाहरी आवरण होता है। यह केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही पाई जाती है। आप समझेंगे इसे कि जो कोशिका भित्ति होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो यह केवल जो है वनस्पति कोशिकाओं में ही पाई जाती है। तो समझ रहे होंगे यह केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। समझ पा रहे हैं ये किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रखना है आपको। और प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक अगर शर्करा के रूप में बात की जाए तो सेलुलोज है। सेलुलोज सबसे अधिक प्रकृति में पाई जाती है। तो क्या क्या हमने समझ लिया, कोशिका भित्ति क्या होती है, जो सेल होती है, सेल का सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। अब हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है ये जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को हम प्लाज्मा झिल्ली के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति के नीचे प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और ये किसकी बनी होती है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और यह जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है कोशिका का द्वारपाल, क्योंकि ये चयनात्मक पारगम्य होता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे अपने अंदर आने देती है और जिन चीज़ों को ज़रूरत नहीं होती है उसे कोशिका के अंदर आने से रोकती है। तो इसी को बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य होना। समझ गए होंगे आप। और यह कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने देती है और कुछ को नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है, द्वारपाल। कोशिका का द्वारपाल इसे कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आप। तो हमने क्या क्या समझ लिया, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कोशिका के प्रमुख अंगों के बारे में बात की, जिसमें हम कोशिका भित्ति समझ लिए हैं और कोशिका झिल्ली। अब हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीवद्रव्य कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति को छोड़कर पाया जाने वाला समस्त पदार्थ जीवद्रव्य कहलाता है। जितना भी पदार्थ अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहरी जो आवरण है और उसके बाद कोशिका भित्ति, इन दोनों को छोड़ करके समस्त पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक है, जीवद्रव्य। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, सबसे पहले इन्हें देख लीजिए। प्रोफेसर हेक्सले के अनुसार जो है जीवद्रव्य जो है इसको भौतिक आधार पर दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक के रूप में इसे बांटा गया है। किसके अनुसार, प्रोफेसर हेक्सले के अनुसार। ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए हमने इसे कोशिश किया है कि आप सभी के लिए शामिल किया जाए। अब हम देखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य देखते हैं। केंद्रक तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच स्थित कोशिका का सारा भाग। समझिएगा यहाँ पर जो है केंद्रक तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच स्थित कोशिका का सारा भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। और कोशिका द्रव्य के निम्न कोशिकांग होते हैं। इन सभी कोशिकांगों को यहाँ पर हम देखेंगे, जितने भी कोशिकांग होते हैं। सबसे पहले होता है अंतःप्रद्रवी जालिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःप्रद्रवी जालिका से बार बार प्रश्न आपके यहाँ आए हुए हैं। इसकी खोज पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने किया था और यह दो प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती चिकनी सतह वाली और दूसरी होती है खुरदरी सतह वाली। जो खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसमें राइबोसोम चिपका हुआ होता है। क्योंकि राइबोसोम आपने कई बार पढ़ा होगा, तो समझिएगा यहाँ से एक एक चीज़ आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। समझेंगे यहाँ पर कि जो है यह दो प्रकार की होती है अंतःप्रद्रवी जालिका। पहली जो होती है चिकनी सतह वाली होती है। कैसी, चिकनी सतह वाली होती है।
और जो दूसरी होती है वो खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, और अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम लगा होता है। क्या लगा होता है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर राइबोसोम लगा होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका से जो एक प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया है कि इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो आप सभी आंसर करेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका को ढांचा प्रोवाइड करती है। क्या करती है? कोशिका को ढांचा प्रोवाइड करने का काम करती है। दूसरा होता है गाल्जी काय, या फिर आपने गाल्जी बॉडी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो गाल्जी बॉडी जो होती है ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होती है, और इसकी खोज मिल्की गाल्जी ने 1998 में की थी। तो गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? तो नाम याद रखना है, मिलो गाल्जी। गाल्जी काय विभिन्न पदार्थों का निर्माण कार्य भी करती है, और गाल्जी काय विभिन्न पदार्थों की छोटी छोटी पुट्टिकाओं में बंद करके विभिन्न स्थानों पर भेजने का काम करती है। तो गाल्जी बॉडी होती है, इसका मुख्य काम क्या होता है? ये जो है विभिन्न पदार्थों को छोटी छोटी पुट्टिकाओं में बांधता है, और बांधने के बाद कोशिका की विभिन्न जगहों पर पहुंचाने का प्रयास करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का यातायात या फिर ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो क्या हमने बताया आपको? यही प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया है। बाकी थियरी आपको पढ़ने से थोड़ा सा याद रहता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें आप ध्यान रखते चलिए। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ये गाल्जी बॉडी को कहा जाता है। कोशिका का अगर द्वारपाल पूछा जाए तो वो किसे कहा जाता है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। और गाल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? गाल्जी बॉडी को जो है कोशिका का यातायात प्रशिक्षु या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आप इन सभी चीज़ों को। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज लीकर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो लीकर नाम के वैज्ञानिक द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। ठीक है, और ये किस में की गई थी? कीटों की मांसपेशियों में इसकी खोज की गई थी। लेकिन जो इसका नाम है अल्टमैन और बेंडा ने दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। इसका नामकरण, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण अल्टमैन और बेंडा द्वारा किया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी भाग है दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है, जिसके अंदर एक अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। तो याद रखना है क्रिस्टी क्या होती है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो है एक दोहरी झिल्ली के अंदर एक अंगुलीनुमा जो संरचना होती है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और क्रिस्टी के अंदर ही जो ग्लूकोज होता है उसका जारण होता है, जिससे आपको एटीपी मिलती है। यहाँ पर आप समझ लीजिए एटीपी क्या होती है, क्योंकि एटीपी का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अभी जब हम श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर एटीपी और एडीपी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने की थी? तो लीकर नाम के साइंटिस्ट। और ये नाम किसने दिया? तो अल्टमैन और बेंडा के द्वारा ये नाम दिया गया है। और क्रिस्टी क्या होती है? और क्रिस्टी में ही एटीपी का जारण होता है। समझ गए होंगे आप सभी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इन्हें देखिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और एटीपी को ऊर्जा का दलाल या ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है इसका एक नाम दिया गया है, इसलिए इसे ऊर्जा का दलाल भी कहते हैं। और जो क्रिस्टी है इसकी सतह एफ कण ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस में पूछा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ये जो नोट पॉइंट में लिखा गया है इसे ज़रूर ध्यान रखना है आपको। जो डीएनए होता है ये केंद्रक में पाया जाता है। ये आप सभी को पता है कि जो डीएनए होता है ये केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी पाया जाता है। अभी आगे चल के लवक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे लवक, और लवक के प्रकार देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लवक जो होता है केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और आप सभी को पता है लवक जो होते हैं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और ये जो वनस्पति कोशिका होती है उसका सबसे बड़ा कोशिकांग होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो
वनस्पति कोशिकाएं होती हैं उनका सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, तो वो लवक होता है। और लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इन तीनों को मेंशन किया गया है, एक एक करके अभी हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहला होता है हरित लवक, दूसरा होता है वर्डी लवक, तीसरा होता है अवर्डी लवक। कुल मिलाकर के 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं हरित लवक क्या होता है, और हरित लवक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें भी देखेंगे। यह केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है और यह पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तो वही चीज़ है जो हरित लवक होता है, ठीक है, ये हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। और जो लवक का जो निर्माण है वो ग्रेना लेमिना में होता है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिए, ग्रेना लेमिना में जो हरित लवक है इसका निर्माण होता है और इसी में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम क्या करता है, जो ग्रेना लेमिना है उसे जोड़ने का काम करता है। तो ध्यान रखना है, मैग्नीशियम हरित लवक जहाँ होता है वहाँ पर मैग्नीशियम भी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पत्तियाँ होती हैं क्या उनमें मैग्नीशियम होता है, तो होता है। जितने भी हरे पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों में उन सभी में मैग्नीशियम पाया जाता है। जो हरित लवक होता है, हरित लवक सूर्य के प्रकाश में जल यानी कि H2O और CO2 के उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज का निर्माण करता है। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं कि जो है सूर्य के प्रकाश में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 CO2 और 12 H2O लेने के बाद यहाँ पर ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन और वाटर बन रहा है। तो आप सभी ने ज़रूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो किस तरह से देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो जब भी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और H2O यानी कि जो है जल को लेते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। होप करते हैं आप सभी प्रकाश संश्लेषण समझ गए होंगे और हरित लवक को भी समझ गए होंगे। जो हरित लवक है इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण का, ये कहाँ पर होता है, तो पौधे के जो ग्रेना लेमिना होता है वहीं पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पर नोट पॉइंट में भी लिखा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये कहाँ पर होती है, तो ग्रेना भाग में जो प्रकाशीय क्रिया होती है हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। तो हरित जो लवक होते हैं उनको आपने समझ लिया होगा। अब हम देखेंगे अवर्डी लवक। अवर्डी लवक मुख्यतः 3 होते हैं। यह पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर जो है अवर्डी लवक होते हैं। और इनका मुख्य काम क्या होता है, ये मुख्यतः भोजन का संग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं, मुख्यतः भोजन का संग्रहण करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, एमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है इलियोप्लास्ट और तीसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट से आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोटीन का संग्रहण करता है, समझ गए आप। जहाँ मुख्यतः है अवर्डी लवक का काम ये होता है कि ये जो है भोजन का संग्रहण करने का काम करते हैं। तो जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है ये मुख्यतः प्रोटीन को संग्रहित करके रखता है, जबकि इलियोप्लास्ट जो होता है ये वसा का संग्रहण करता है और एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करने का काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। तो आप सभी समझ गए होंगे अवर्डी लवक ये 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम देखेंगे तीसरा, कुछ जो वर्डी लवक हैं इनके प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है जो बैंगन जो है टमाटर होता है इसका लाल रंग किस कारण होता है, तो इसमें जो लाइकोपीन होती है जिसके कारण टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अगर आपसे पूछा जाए गाजर का लाल रंग क्यों होता है, तो इसमें कैरोटीन होता है। ध्यान रखना है, गाजर का लाल रंग किस वजह से होता है, तो ये कैरोटीन की वजह से गाजर का लाल रंग होता है। और हल्दी जो होती है इसमें कुकरमिन पाया जाता है। और जो बैंगन होता है इसमें जंथोसाइनिन पाया जाता है। जो चुकंदर होता है चुकंदर में बिटानिन पाया जाता है। और मिर्च में जो चरपराहट होती है कैप्सेनिन के कारण होती है। तो आप इन्हें कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसकी PDF आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, उससे आप इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। लेकिन आपको वीडियो देखना कंपलसरी है, तभी जो है आपको सभी जानकारियाँ मिल पाएंगी।
तो गाजर आप एक बार देख लीजिए, गाजर कैरोटीन के कारण, हल्दी जो होती है येलो होती है कुकरमिन के कारण, बैंगन में कौन सा पाया जाता है तो जेंथोसाइनिन पाया जाता है जिसके कारण वो बैंगनी कलर का होता है, और जो टमाटर होता है इसमें लाइकोपीन पाया जाता है जिस वजह से वो रेड कलर का होता है, और चुकंदर जो होता है चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, और मिर्च की जो चरबराहट होती है कैप्सेनिन के कारण होती है। होप करते हैं आप सब वीडियो को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हुए चल रहे होंगे। अब हम देखेंगे लाइसोसोम क्या होते हैं। तो लाइसोसोम जो होती हैं इसकी खोज किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए तो डी दुबे नाम के वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। और लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है। आप के यहाँ कई बार पूछा गया है लाइसोसोम और राइबोसोम के वर्ग, तो इन दोनों में आपको जो है परेशान नहीं होना है। इसको आप ध्यान से आज समझ लीजिए। आज से लाइसोसोम और राइबोसोम में कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा। एक होता है क्रोमोसोम, एक होता है लाइसोसोम, एक होता है राइबोसोम। तो इन तीनों चीज़ों को यहीं पर एक साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी थियरी पढ़ते हैं। जो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिसिस के एंजाइम पाए जाते हैं, और जो ये क्या करता है कोशिका के अंदर आए हुए जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उन सभी को नष्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। समझ पा रहे हैं? कोशिका के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं उन्हें लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो उनके ऊपर डाल देता है जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब कोशिका में चोट आ जाती है या फिर कोशिका आपकी डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम क्या करता है खुद ही फट जाता है और साथ में पूरी कोशिका को भी नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इस चीज़ को याद कर लीजिए। इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है तो इसे याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। क्लियर हो गया? यही सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, एक बार आप पढ़ लीजिए, बाकी हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें जो है तीव्र जल अपघट्य यानी हाइड्रोलिसिस एंजाइम पाए जाते हैं, और लाइसोसोम कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले सभी जीवाणुओं को पचाकर नष्ट कर देता है, और यह क्षतिग्रस्त व बीमार कोशिकाओं को भी अपने एंजाइम द्वारा नष्ट कर देता है। और यह बीमार और बूढ़ी कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए अपनी झिल्ली को गला करके अपना सारा एंजाइम कोशिकाओं में मुक्त कर देता है, जिससे बीमार और बूढ़ी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को लाइसोसोम भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जब भी ये प्रक्रिया संपन्न होती है इसमें क्या होता है? लाइसोसोम पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। होप करते हैं आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। कभी कभी ऐसा होता है जो लाइसोसोम होता है मनुष्य में कैंसरकारी कारकों का निर्माण भी करता है, जिसमें कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती हैं और उसमें जो है कैंसर हो जाता है, जिसे फिर रेडियोथेरेपी द्वारा सुधारने का प्रयास किया जाता है। कैंसर का जो अध्ययन होता है उसे ऑन्कोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहीं पर देखेंगे राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम क्या होता है? ये जो है यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। होप करते हैं आप सभी समझ पा रहे होंगे। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका का क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग होता है, और इसकी खोज पायलट नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? पायलट नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा न्यूक्लियर आदि में ये पाया जाता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? ये प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है और प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को। क्लियर हो गया दोनों? और क्यों इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में इसे जाना जाता है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सेंट्रोसोम समझते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है? और जो सेंट्रोसोम होता है, यहाँ तक आप सभी को सब कुछ क्लियर है? यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। जो सेंट्रोसोम होता है यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसका मुख्य काम क्या होता है? ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम जो होता है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे केंद्रक क्या होता है। फिर इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रक की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई है। और केंद्रक कोशिका के समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियंत्रण अगर आपसे पूछा जाए कौन करता है, तो केंद्रक करता है।
और इसे क्या कहा जाता है? कंट्रोल रूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। और इसे डायरेक्टर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायरेक्टर भी कहा जाता है। कोशिका का अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टर किसे कहते हैं, तो कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है जो है जो केंद्रक होता है इसे। इसके कुल मिलाकर के 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक एक करके देखते हैं। केंद्रक भित्ति होती है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होती है और केंद्रक जाल होता है। तो सबसे पहले केंद्रक जाल ही देख लेते हैं। केंद्रक जाल क्या होता है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस रेटिकुलम। इसे थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो केंद्रक जाल होता है ये छोटे छोटे महीन धागों के रूप में जो है कोशिका में फैला हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन भी इसे कहा जाता है। और जो क्रोमैटिन होते हैं कोशिका विभाजन के समय ये संघनित हो जाते हैं और एक मोटी छड़ के अनुसार जो है छड़नुमा संरचना बनाते हैं, जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। हिंदी में से गुणसूत्र कहते हैं। समझ गए होंगे। सबसे पहले समझिएगा केंद्रक जाल क्या होता है। ये छोटे छोटे बहुत पतले पतले ऐसे होते हैं और ये पूरी कोशिका में फैले हुए होते हैं सेंटर में। और उसके बाद जब कोशिका का विभाजन होने वाला होता है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? ऐसे मोटे हो जाते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। समझ गए होंगे आप। जो क्रोमोसोम्स होता है जो है क्रोमोसोम्स पर छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? जीन। और ये क्या करते हैं जो है जेनेटिक के वाहक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो है जनरेशन में जैसे पिताजी जैसे होते हैं, बिल्कुल बेटा भी वैसा ही होता है। तो ये क्यों होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है, उनमें छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये जो है जीन जो होते हैं ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है सूचनाओं के वाहक होते हैं। तो होप करते हैं आपने समझ लिया होगा कि केंद्रक जाल क्या होता है। यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए कि जो है न्यूक्लियस जो रेटिकुलम भी इसे कहा जाता है केंद्रीय जाल को। और ये छोटे छोटे महीन धागों के रूप में होते हैं और इन्हें क्रोमैटिन भी कहा जाता है। क्रोमैटिन जो होते हैं कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर के एक क्षणनुमा संरचना बनाते हैं, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स का हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसकी अगर पूछा जाए आपसे इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज स्ट्रासबर्ग ने की थी। क्रोमोसोम्स की अगर खोज पूछी जाए तो क्रोमोसोम्स की जो खोज है उसको स्ट्रासबर्ग ने जो है की थी। और 1887 में वाल्डेयर ने इसे गुणसूत्र का नाम दिया था। इसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स का निर्माण जो होता है ये कई बार पूछा गया है। हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए आरएनए से होता है। क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आनुवांशिकता के वाहक कौन होते हैं, तो क्रोमोसोम्स जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। और ये कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं मनुष्य में। 23 जोड़े समझिएगा ध्यान से। इसमें जो है एक जो होता है एक जोड़ी वो जो है सेक्स हार्मोन होता है। सेक्स जो है डिसाइड करने का गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स होता है। इस पर ही छोटी छोटी जो संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें जीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? उन्हें जीन कहते हैं। और जीन सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसी चीज़ को हमने इससे पहले समझाया था। होप करते हैं आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रोमैटिन जाल यानी न्यूक्लियस रेटिकुलम क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया है। आप देखेंगे क्रोमोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं। और एक जोड़ी होता है, ये जोड़ी में है ध्यान रखिएगा, एक जोड़ी जो होता है वो कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो एक एक करके देखते हैं जो ऑटोसोम्स क्या होते हैं। ऑटोसोम्स जो होते हैं कायिक यानी शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये द्विगुणित होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये अगुणित रहते हैं। मनुष्य में कुल मिलाकर के 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये कुछ फैक्चुअल जानकारियां हैं, आप इन्हें कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये लगातार पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। और आपसे पूछा जाए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। क्लियर है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और मानव शरीर की अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। और वनस्पति कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। जो वनस्पति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है।
जब हम लवक आप सभी के साथ पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि लवक जो होता है वनस्पति कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। वनस्पति में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है और जंतु कोशिका में भी सबसे छोटा जो अंग होता है कोशिका का वो भी राइबोसोम होता है। जंतु का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है और सबसे छोटा राइबोसोम होता है। जंतु का सबसे छोटा कोशिकांग भी राइबोसोम होता है और सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटी जो है कोशिका होती है। तो इस तरह से हमने आप सभी के साथ संपूर्ण चैप्टर कोशिका का डिस्कस कर लिया है। एक बार अगर आप सभी चाहें तो फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। सबसे पहले हमने आप सभी के साथ क्या क्या डिस्कस कर लिया है एक बार देख लीजिए। और सबसे पहले हमने समझा था कोशिका क्या होती है, फिर कोशिका के विभिन्न अंग जैसे कोशिका भित्ति वगैरह आप सभी को हमने समझाया कि कोशिका भित्ति क्या होती है। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया, प्रोटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया और कोशिका द्रव्य और केंद्रक क्या होता है इसे भी समझ लिया है। और उसके बाद जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ लिया है ना, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी समझ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लवक के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, हरित लवक कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो है एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट डिस्कस हो चुका है। अब हम इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पर आते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब हम एक नए टॉपिक पर आ गए हैं, इससे पहले हमने पूरी सेल को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और अब इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी जानते हैं इस वीडियो को काफ़ी मेहनत के साथ तैयार किया जाता है, तो अपने उन सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अपना आपका जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले समझेंगे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है आर्गन का यूज़ होता है उन सभी को पढ़ेंगे, जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद फिर हम दांत देखेंगे, दांतों से जुड़े हुए भी प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं, जीभ से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे भी पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है ग्रास नली, आमाशय और अग्न्याशय और यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में एक भी प्रश्न अगर आता है तो आप इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जो है पाचन तंत्र होता क्या है। तो जटिल भोज्य पदार्थों को विभिन्न एंजाइमों तथा जल की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थों में विघटित करना पाचन कहलाता है। और इसमें इसके कुल मिलाकर के 5 चरण होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं या फिर खाते हैं तो उसे, जैसे हमने मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए रोटी और दाल चावल सब्जी खाते हैं, उसके बाद तो जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। टूटने के बाद ग्रास नली के माध्यम से अंदर जाता है और आंत में काफ़ी जो है 2 से 3 घंटे तक भोजन रहता है। उसके बाद वहाँ पर क्रमागुंजन की गति होती है, धीरे धीरे फिर वो छोटे छोटे सरल पदार्थों में जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसरॉल और प्रोटीन में टूटने के बाद फिर वो हमें सेल में जाता है और जिससे फिर हमें धीरे धीरे एनर्जी मिलती है। तो ये पूरा जो है तंत्र होता है। इसके कुल मिलाकर के जो 5 चरण हैं पहले उन्हें देखते हैं और इन्हीं को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, जब भी मान लीजिए हम भोजन को खाते हैं। दूसरे नंबर पे भोजन का फिर पाचन होता है और पाचन की क्रिया जो होती है मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। इस चीज़ को समझेंगे और ये भी प्रश्न पूछा गया इसलिए हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो भोजन का, उसके बाद भोजन का अवशोषण पढ़ेंगे, भोजन का स्वांगीकरण पढ़ेंगे और भोजन का निष्कासन। कुल मिलाकर के ये 5 चरण होते हैं पाचन तंत्र में। अगर इन 5 को आप समझ लेते हैं तो आपका पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाता है। तो अब शुरू करते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, भोजन को मुख गुहा के अंदर धारण करना भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। जो भोजन होता है उसको मुख गुहा के अंतर्गत धारण करना ही क्या कहलाता है, भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब हम देखते हैं भोजन का पाचन। आप भोजन का अंतर्ग्रहण समझ चुके होंगे। भोजन का जो पाचन है ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है और इसी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आर्गन का उपयोग किया जाता है। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियाँ, मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है और ये मंड को शर्करा में बदलता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुख गुहा से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। इसमें जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो है ये रासायनिक पाचन में सहायक होती हैं, जबकि
जिह्वा और दांत यानी कि जीभ और दांत मुख गुहा के अंदर यांत्रिक पाचन में सहायक होते हैं। यांत्रिक पाचन का कहने का तात्पर्य यह है कि ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर जो है छोटा करने में मदद करती हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो दांत होते हैं और जिह्वा होती है ये यांत्रिक पाचन में सहायक होती है, जबकि जो लार होती है वो रासायनिक पाचन में सहायक होती है। क्लियर हो गया आप सभी को? कुल मिलाकर के 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं। अब इन लार ग्रंथियों की जो है पहली होती है सिबलिंगुअल ग्लैंड्स, दूसरी होती है सब मिक्सलरी ग्लैंड और तीसरी होती है पोर्टाइड ग्लैंड। ये 3 प्रकार की जो है लार ग्रंथियाँ होती हैं। इनका स्थान आप देख सकते हैं। जो सिबलिंगुअल ग्लैंड होती है, जिह्वा जो जीभ होती है उसके नीचे दोनों तरफ पाई जाती है। ध्यान रखना है आपको, ये जीभ के दोनों तरफ पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं सिबलिंगुअल ग्लैंड। और जो सब मिक्सलरी ग्लैंड होती है ये जबड़े के दोनों तरफ पाई जाती हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो पोर्ट्रेट ग्लैंड होती है यह कानों के पास स्थित होती है। मुख गुहा में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, साथ में एमाइलेज और लाइसोजाइम नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये आपके आंसुओं में भी पाया जाता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो टाइलिन सबसे इंपॉर्टेंट है। लार ग्रंथि में आपसे कई बार पूछा गया कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। और टाइलिन का मुख्य काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। भोज्य पदार्थों के साथ आए हुए कुछ हानिकारक जीवाणुओं को मार करके जो लाइसोजाइम होता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये क्या करता है? हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। जबकि जो टाइलिन एंजाइम होता है ये क्या करता है? ये स्टार्च को माल्टोज में बदलना शुरू कर देता है। तो समझ गए होंगे कि जो है मुख गुहा में पाचन किस तरह से शुरू हो जाता है। मुख गुहा में कुछ ये जो है जानकारियाँ हैं। मुख गुहा में अल्प मात्रा में पारा, मरकरी भी पाया जाता है। तो मुख गुहा में बहुत ही कम मात्रा में जो है पारा और मरकरी भी पाया जाता है। अब हम देखेंगे दांतों के बारे में। आप सभी को बचपन में कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ाया गया होगा कि मनुष्य में जो है कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। तो इन्हीं 32 दांतों का जो कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर, इन सभी को बताएंगे। और इसकी जो एक ट्रिक होती है, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जो मोलर होते हैं वो कितने होते हैं, इंसीजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, तो इन्हें सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं दांत क्या होते हैं। मनुष्य में दांत जो होते हैं यांत्रिक पाचन में सहायक होते हैं। और दांत का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे इनेमल कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इनेमल क्या होता है। तो दांत का जो सबसे बाहरी भाग है जो आपको दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और ये सबसे कठोर पार्ट होता है पूरे शरीर का। पूरे शरीर का सबसे कठोर पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? इनेमल है। और इनेमल के जस्ट नीचे कैल्शियम की एक परत पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? डेंटाइन कहते हैं। तो दो जो है चीज़ें आपको हमने बताया। सबसे पहले इनेमल और डेंटाइन। इनेमल क्या होता है? जो दांत होता है उसका सबसे बाहरी पार्ट जो आपको दिखाई देता है वो क्या है? इनेमल है। इनेमल के नीचे कैल्शियम की बनी हुई एक परत होती है जिसे क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। और इसके नीचे मज्जा गुहा पाई जाती है। मज्जा गुहा में रक्त वाहिनियाँ तथा तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य में सबसे जो है कठोर पार्ट क्या होता है, तो वो इनेमल होता है। और डेंटाइन अगर आपसे पूछा जाए किस चीज़ की बनी होती है, तो डेंटाइन होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। अब हम देखेंगे मनुष्य एक विषमदंती प्राणी है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। मनुष्य में कुल मिलाकर के 32 दांत पाए जाते हैं। और मनुष्य के सभी दांत एक समान नहीं होते हैं। मनुष्य के दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कृंतक। कृंतक दांत जो होते हैं वो काटने का काम करते हैं। रदनक ये फाड़ने का काम करते हैं। और अगले होते हैं अग्र चवर्डक, उसके बाद होते हैं पश्च चवर्डक। इंग्लिश में अगर इनकी बात करें, ज़्यादातर आपने इन्हें इंग्लिश में ही पढ़ा होगा कि इंसीजर जो होते हैं ये काटने का काम करते हैं। और जो कैनाइन होते हैं ये किसी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं, इसीलिए ये मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं, मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं। आपसे कई बार ये भी पूछा गया है कि जो हाथी के 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं वो क्या होते हैं? क्या इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर या फिर मोलर होते हैं? तो ये होते हैं इंसीजर। क्योंकि जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विकसित दांतों की अगर बात की जाए तो वो होते हैं कृंतक। जबकि जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विकसित दांत होते हैं कैनाइन या फिर रदनक। तो इस चीज़ को होप करते हैं आपने समझ लिया होगा। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के दांतों को कितने पार्ट में बांटा गया, तो 4 पार्ट में। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। एक एक करके आप सभी दांतों को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कृंतक क्या होते हैं।
जो मनुष्य के जबड़े में आगे 4 कृंतक दांत होते हैं और कृंतक दांत जो होते हैं शाकाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित पाए जाते हैं। यहाँ पर दिया गया जैसे हाथी के निकले हुए आगे के जो दांत हैं वो कृंतक हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो चूहे के दांत होते हैं वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं रदनक क्या होते हैं। प्रत्येक जबड़े में कृंतक के जस्ट बगल में जो दांत पाए जाते हैं, नुकीले दांत होते हैं, इनको जो है रदनक कहा जाता है और ये मांसाहारियों में सबसे अधिक विकसित होते हैं। अग्रचर्वणक ये चबाने का काम करते हैं और जो है ये जो दांत होते हैं ये रदनक के जस्ट बगल में पाए जाते हैं, 2 दांत होते हैं। और जो पश्चचर्वणक होते हैं ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर हमने कैटेगराइज करके आप सभी को लिख दिया है कि जो है इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है और मनुष्य की बात की जा रही प्रीमोलर इसमें 2 होते हैं और जो मोलर होते हैं वो 3 होते हैं। तो इस तरह से 16 दांत नीचे और 16 दांत ऊपर होते हैं। कुल मिलाकर के 32 जो है टीथ या फिर दांत होते हैं मनुष्य में। तो इनका जो नंबर है आप याद रखिएगा कि इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। क्योंकि आपकी परीक्षा में ये कई बार पूछा जा चुका है कि दांतों की जो संख्या है, जैसे प्रीमोलर कई बार पूछ लिया गया कि कितने दांत हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अब हम जीवा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो जीभ है, क्योंकि यहाँ से भी आपके यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव के मुख गुहा में एक मोटी मांसल जीवा पाई जाती है। जीवा जो होती है भोजन के यांत्रिक पाचन में सहायक होती है। इसे हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से यांत्रिक पाचन में ये सहायक होती है। जीवा के ऊपर जो परत होती है उस पर कुछ स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, जिससे भोजन के स्वाद का पता चलता है। जीवा जो होती है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे जीवा है, तो जीवा के जो अग्र भाग होता है, सबसे आगे का भाग होता है, यहाँ पर मिठास यानी स्वीट के बारे में पता चलता है। और जो पीछे का भाग होता है यहाँ पर जो है हार्श यानी जो है कड़वाहट का पता चलता है। और जो जीवा के दोनों तरफ पार्श्व का भाग होता है यहाँ पर खट्टेपन का पता चलता है और मध्य भाग से नमकीन का पता चलता है। तो वैसे ये अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया है, लेकिन आप इसे ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि जो है ये पूछा जा सकता है। अब देखेंगे हम ग्रास नली के बारे में। जो ग्रास नली के माध्यम से जो भोजन होता है मुख गुहा से खाने के जस्ट बाद ग्रास नली के माध्यम से आमाशय तक पहुंचता है। तो जो ग्रास नली होती है 25 सेंटीमीटर कार्टिलेज की बनी हुई एक उपास्थि होती है और इसमें काफ़ी लचीलापन पाया जाता है और ये मुख गुहा से आमाशय को जोड़ने का काम करती है। अभी इसके बाद हम आपको जो है डायग्राम में भी दिखाएंगे कि ग्रास नली कौन सी है और किस तरह से भोजन का डाइजेशन होता है। ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। इस फिगर में आप काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे, जब भी हम जो है भोजन को एक मुख गुहा से ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद यहाँ दांतों के द्वारा यांत्रिक रूप से जो है उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद ये ग्रास नली के माध्यम से धीरे धीरे जो भोजन होता है हमारी आमाशय में पहुँच जाता है और आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। और उसके बाद यहाँ पर बाइल जूस और जो है यकृत से अग्न्याशय यकृत से जो है बाइल जूस आता है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आते हैं। उसके बाद ग्रहणी के माध्यम से जो भोजन होता है छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक पाचन भोजन का कहाँ पर होता है, तो सबसे अधिक भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत के बाद भोजन जो होता है बड़ी आंत में चला जाता है और यहीं से छोटी आंत से ही अवशोषण होना शुरू हो जाता है। और सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो सबसे अधिक जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। और भोजन का पाचन बड़ी आंत में नहीं होता है, सबसे ज़्यादा पाचन जो होता है छोटी आंत में ही होता है। तो इस तरह से भोजन का पाचन होता है और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें हम बाहर कर देते हैं। तो होप करते हैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको लगभग सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं आमाशय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आमाशय जो होती है 30 सेंटीमीटर की थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद जो आमाशय में आक्सिंटक कोशिकाएं होती हैं जिनसे HCl निकलता है। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका स्रावण होता है और HCl भोजन के साथ आए हुए जो कंकड़ पत्थर होते हैं उन सभी को नष्ट कर देता है या फिर जो है उन्हें और जीवाणुओं का भक्षण करके उन्हें ख़त्म कर देता है तथा निष्क्रिय एंजाइमों को क्या करता है, ये सक्रिय बना देता है। तो HCl का मुख्य काम क्या होता है,
कि जो है HCl कंकड़ पत्थर या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हार्ड पदार्थ आ जाती है तो उसे क्या करता है, ये जो है तोड़ देता है और जितने भी जीवाणु आते हैं उन सभी को नष्ट करने का काम करता है HCl। आमाशय में आमाशयी रस भी होते हैं। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आमाशय में गैस्ट्रिन हार्मोन्स जो होते हैं इनके प्रभाव से आमाशयी रस निकलते हैं और आमाशयी रस में क्या क्या होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और म्यूसिन नाम के एंजाइम होते हैं। 3 एंजाइम होते हैं, पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन और तीसरा क्या होता है, म्यूसिन नाम के एंजाइम निकलते हैं। और किस वजह, कहाँ से निकलते हैं, तो गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से इन्हें आमाशयी रस भी कहा जाता है। और जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगर आपसे पूछा जाए पेप्सिन का काम क्या है, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं हार्मोन का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये किसके पाचन में सहायक है, तो जो पेप्सिन होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और जो रेनिन होता है वो दूध के पाचन में सहायक होता है जो है। और जो म्यूसिन होता है आमाशय के आंतरिक दीवारों पर एक परत बना लेता है, जिसे HCl आप सभी जानते होंगे। HCl क्या है, काफ़ी एसिड है, अम्ल है, तो ये आपकी जो आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। उससे बचने के लिए क्या होता है, जो म्यूसिन होता है आमाशय की दीवारों पर एक परत बना लेता है, जिससे वो आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो होप करते हैं आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा आमाशय के बारे में। आमाशय में 3 चीज़ें याद रखनी है, पेप्सिन हार्मोन निकलता है, रेनिन निकलता है, म्यूसिन निकलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक है और रेनिन दूध के पाचन में सहायक है, कई बार पूछा गया है। मिल्क के पाचन में ये सहायक है। और जो म्यूसिन होता है ये HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम देखेंगे ग्रहणी। आमाशय से जो है जो भोजन छोटी आंत में जाता है, जिस पाइप के माध्यम से जाता है उसे ग्रहणी कहते हैं। और यहीं पर आप सभी ने शुरुआत में देखा होगा, जब भी HCl भोजन में मिल जाता है तो वहाँ पर जो खाना होता है वो अम्लीय होता है, लेकिन जैसे ही ग्रहणी में प्रवेश करता है वहाँ पर आमाशयी रस मिलते हैं तो भोजन जो होता है वो क्षारीय हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, भोजन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, क्योंकि जो बाइल जूस होता है ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ग्रहणी देखते हैं। ग्रहणी आमाशय और छोटी आंत के बीच में पाई जाने वाली एक यू आकार की संरचना होती है। आमाशय और ग्रहणी के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसे पाइलोरविक वाल्व कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और पाइलोरविक वाल्व पिछली बार जो है, जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा जा चुका है कि जो पाइलोरविक वाल्व होता है वो कहाँ पर होता है। तो जो पाइलोरविक वाल्व होता है ये ग्रहणी के बीच में लगा हुआ होता है और इसका मुख्य काम क्या होता है, आमाशय से तो भोजन को आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है। भोजन आमाशय से जो है आने तो देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है। आमाशय से ग्रहणी में आए हुए भोजन को काइम कहा जाता है। ये भी पूछा जा चुका है कि काइम क्या है, तो जो आमाशय से भोजन आता है उसे हम काइम कहते हैं। ध्यान रखना है आपको इस बात का। अब ग्रहणी से क्या क्या आपको याद रखना है। जो ग्रहणी होती है ये यू आकार की नलिका होती है, ये आप सभी के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो आमाशय से ग्रहणी के माध्यम से भोजन आता है उसे काइम कहते हैं। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। और जो पाइलोरविक वाल्व होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, पाइलोरविक वाल्व जो होता है ये भोजन को तो आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है। इन 3 चीज़ों को आपको ग्रहणी से याद रखना है। और यहाँ से जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे इसमें पित्त रस जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। और इस पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या करता है, जो वसा होती है उसको घुलनशील बना देता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। आपसे कई बार ये पूछा जा चुका है कि इमल्सीकरण क्या होता है। तो जो पित्त रस होता है ये क्या करता है, वसा को जल में घुलनशील बना देता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इमल्सीकरण जो होता है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया कि इमल्सीकरण जो होता है ये क्या होता है। तो जो पित्त रस होते हैं वसा को जल में घुलनशील बना देते हैं, इसी क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कई एंजाइम निकलते हैं और यहाँ से प्रश्न भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखना है आपको, जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है इसका काम क्या होता है। यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है ये किस में सहायक होता है, तो ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ये बदल देता है, प्रोटीन को क्या करता है, ये अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। दूसरा होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। और अगला होता है लाइपेज। लाइपेज जो होता है वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इन तीनों एंजाइम को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि जो ट्रिप्सिन होता है इसका मुख्य काम क्या होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को जो है
एमिनो एसिड में चेंज करता है, और एमाइलेज जो होता है इसको कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, और जो लाइपेज होता है ये वसा को ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। होप करते हैं आप सभी इसको समझ पा रहे होंगे। और तो ये सभी एंजाइम जो होते हैं ग्रहणी में मिलते हैं। अब हम देखते हैं छोटी आंत। उसके बाद भोजन क्या होता है, छोटी आंत में पहुंचता है, और छोटी आंत में भी कई एंजाइम निकलते हैं, और यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटी आंत में सबसे पहले देखेंगे इरेप्शन एंजाइम निकलता है, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और जो माल्टोज होता है ये अनाज की जो शर्कराएँ होती हैं इनके पाचन में सहायक होता है, अनाज की जो शर्कराएँ होती हैं इनके पाचन में सहायक होता है। जो लैक्टोज होता है ये दूध की शर्करा में सहायक होता है, और जो सुक्रोज होता है ये गन्ने की जो शर्करा होती है इसके पाचन में सहायक होता है। तो इन्हें एक बार आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आता है आपके यहाँ। जो इरेप्शन होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, माल्टोज जो होता है अनाज की जो शर्कराएँ होती हैं उनके पाचन में सहायक होता है। अगला जो है वो लाइपेज है, और लाइपेज जो होता है ये वसा के पाचन में सहायक होता है, ये वसा को ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वसा को क्या करता है, ग्लिसरॉल में जो है चेंज कर देता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने आमाशय को डिस्कस कर लिया आप सभी के साथ, और ग्रहणी भी पढ़ लिया है, और उसके बाद छोटी आंत भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे एक नोट पॉइंट आपके लिए हमने लिख करके रखा है। जैसे जो भोजन होता है, भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरी तरह से हो जाता है। सबसे अधिक पाचन की अगर बात करें तो ये भी छोटी आंत में ही होता है। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, और ना ही आहार नाल में। आहार नाल हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जो भोजन हम जो है मुख गुहा से लेने के बाद जिस नली के माध्यम से जो है अंदर जाता है वहाँ पर भी कोई पाचन नहीं होता है, और साथ में बड़ी आंत में भी भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, भोजन का अवशोषण। जो भोजन का अवशोषण हमने शुरुआत में आपको बताया था, तो इसे अब देखना स्टार्ट करते हैं। भोजन का अवशोषण ग्रहणी से ही प्रारंभ हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना आपको, दवाएं और औषधियां और अल्कोहल इनका अवशोषण आमाशय में ही हो जाता है। आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि जैसे भी कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है उसको क्या हो जाता है, तुरंत थोड़ी देर में बहुत ही कम समय में उसको नशा चढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही वो पीता है और पीने के बाद आमाशय में जैसे ही वो पहुंचता है आमाशय में उसका अवशोषण हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको तुरंत जो है नशे की अनुभूति होने लगती है। इसी प्रकार दवाइयाँ, औषधियाँ, अल्कोहल इन सभी को जो है आमाशय में अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन अगर जो भोजन होता है आपका वो ग्रहणी से धीरे धीरे अवशोषित होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आंत की जो दीवारें होती हैं उन पे छोटे छोटे रोएं जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रसांकुर कहा जाता है। और रसांकुर क्या करते हैं, जो है अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, और रसांकुर में होती हैं छोटी छोटी रक्त वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ और रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जो जल को, ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, मिनरल्स, विटामिन को रक्त में पहुँचाती हैं, और जिससे धीरे धीरे ये कोशिकाओं में पहुँचता है, और उसके बाद वहाँ पर कोशिकाओं में पुनः इसका पाचन होता है, जिससे हमें ATP और ADP के माध्यम से एनर्जी मिलती है। तो होप करते हैं आप इसे काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। छोटी आंत में पचे हुए जो भोज्य पदार्थ हैं वो पूरी तरह से अवशोषित हो जाते हैं, उसके बाद जो है ये बड़ी आंत में चले जाते हैं। लेकिन जो जल का अवशोषण होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में सबसे अधिक जल का अवशोषण होता है। अब हम देखते हैं भोजन का सांगीकरण क्या होता है, और उसके बाद फिर भोजन का निष्कासन। इस तरह से ये पूरे 5 चीज़ें जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी वो सभी कंप्लीट हो जाएंगी। पचे हुए भोज्य पदार्थों को कोशिका द्रव्य में पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। जो भोजन होता है इसका जो निष्कासन है, अध पचे भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को भोजन का निष्कासन कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना है, और जो मल होता है, मल में जो दुर्गंध आती है, इंडोल और स्केडोल नाम के इसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनकी वजह से मल में दुर्गंध आती है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया, इसलिए इनको याद रखिएगा। एंडोल और स्केडोल नाम के जो अमीनो एसिड होते हैं, जिनकी वजह से मल में क्या होता है, दुर्गंध आती है। एक चीज़ ध्यान रखना है, और जो खाद्य तेल होते हैं इनको बार बार तलने से बेंजापायरिन नामक जो है कैंसरकारी तत्व जन्म लेता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो खाद्य तेल होते हैं इनको बार बार तलने से कैंसरकारी जो है तत्वों का जन्म होता है, जिससे कैंसर होने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। ये पूछा गया है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब हम कुछ प्रमुख पाचक ग्रंथियाँ हैं, इन्हें देखना स्टार्ट करते हैं। और
ग्रंथियों के बारे में अगर बात करें तो अगर मनुष्य के शरीर की अगर आपसे पूछे जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसे यकृत बोलते हैं और ये लगभग 1.5 से 2 kg का होता है। और यकृत की एक खास विशेषता ये भी है, यदि इसमें नुकसान हो जाता है या फिर ये डैमेज हो जाता है तो इसमें रिकवर करने की क्षमता पाई जाती है। अगर वो 1/3 भी बचा हुआ है तो धीरे धीरे रिकवर करके वो पूरा हो जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन आप सभी को हम बता चुके हैं और ये भूरे रंग का होता है। ये किस कलर का होता है, तो भूरे रंग की ये संरचना होती है। अब हम देखेंगे यकृत की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और यकृत के प्रमुख कार्य हैं, इनको देखते हैं। यकृत में बना हुआ जो पित्त रस होता है, इसका जो निर्माण होता है, पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। इसको हमने आप सभी के साथ शुरुआत में डिस्कस किया था कि जो यकृत होता है इसमें जो पित्त रस जो होता है वो यकृत में बनता है, लेकिन ये इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी भी जब भी आपसे पूछा जाए कि जो पित्त रस होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त रस का अगर आपसे निर्माण पूछा जाए तो ये यकृत में होता है, लेकिन ये इकट्ठा होता है जो है, इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो ये पित्ताशय के अंतर्गत इकट्ठा होता है, जिसे गाल ब्लैडर कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और इसमें कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये वसा को घुलनशील बना देता है। वसा को घुलनशील बनाने की क्रिया को हमने शुरुआत में आपको बताया था कि क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। तो इमल्सीकरण में यकृत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ध्यान रखना है। अब यकृत के प्रमुख कार्य जो हैं, यकृत क्या करता है, हिपैरिन नाम के प्रोटीन का निर्माण करता है जो रुधिर वाहिनियों में रक्त जमने से रोकता है। रुधिर वाहिनियों में रक्त के जमाव को रोकता है। यकृत में प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन का निर्माण होता है जो रुधिर के स्कंदन में सहायक होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो हिपैरिन नाम का प्रोटीन है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आपको आंसर करना होता है कि हिपैरिन नाम के प्रोटीन का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। और ये क्या करता है, रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। आपने कभी भी देखा होगा जब भी ब्लीडिंग होने लगती है तो थोड़ी देर बाद ये क्या होता है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है अपने आप। वो किसकी वजह से, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन के कारण रुधिर स्कंदन का मतलब होता है जब ब्लीडिंग होने लगती है थोड़ी देर में वो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन ब्लड के जो शरीर होती है, शरीर के अंदर प्रोटीन जो होती है हिपैरिन प्रोटीन, जिसकी वजह से जो है ब्लड जमता नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दोनों प्रोटीन अलग अलग हैं और इनका निर्माण भी यकृत के द्वारा किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी होती है इसका निर्माण जो है कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। वेरी डिमांडिंग क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो यकृत है और यकृत को जो है क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। और विटामिन ए और विटामिन डी जो होती हैं ये अल्प मात्रा में यकृत में संचित होती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यकृत का ये फंक्शन होता है, ग्लूकोज जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो यकृत क्या करता है, इसे ग्लाइकोजन में चेंज करके संचित कर लेता है अपने पास, और उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। ये यकृत की एक स्पेशल बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यकृत हानिकारक अमोनिया को जो है यूरिया में बदल देता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। जो अमोनिया जब भी अमोनिया होती है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, इसे बोलते हैं डायमेंशन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NH3 को NH2CO NH2 में, जिसे यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला इसमें बदल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यकृत में जो कूफर सेल होते हैं, यकृत में कूफर सेल पाए जाते हैं जो जहरीले पदार्थों का भक्षण करने का काम करते हैं। जब भी कभी जहर खा करके किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ पर जो पोस्टमार्टम किया जाता है, यकृत को चेक किया जाता है। यकृत में जो कूफर सेल पाए जाते हैं वो जो है उसका चेक किया जाता है, जिससे आपको पता चल पाता है कि इस व्यक्ति ने जो है जहर खाया है या फिर नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो कूफर सेल होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कूफर सेल जो होते हैं यकृत में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, जहरीले पदार्थों का भक्षण करने का काम करते हैं। जहर खाकर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम के दौरान कूफर सेल की जाँच की जाती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जिसका नाम है अग्न्याशय। इससे पहले हमने यकृत से जुड़े हुए सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखेंगे अग्न्याशय। अग्न्याशय अब हम देखेंगे अग्न्याशय के बारे में, और अग्न्याशय के बारे में देखने के बाद पाचन तंत्र आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा।
मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि अगर आपसे पूछी जाए तो जो पहली ग्रंथि है वो यकृत है, जबकि जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, वो पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय है। और यह मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के गुण प्रदर्शित करती है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों का रोल ये अदा करती है। अब समझ लीजिए यहाँ पर अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। अंतःस्रावी ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो अपना एंजाइम सीधे ब्लड में जो है गिराती हैं, उनको एंडोक्राइन बोलते हैं। और एक्सोक्राइन क्या होती हैं, किसी पाइप या नली के माध्यम से जब अपना जो है एंजाइम पहुँचाती हैं तो उसे एक्सोक्राइन जो है ग्लैंड कहा जाता है। अब एक्सोक्राइन के रूप में किस तरह से काम करती है, यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। अग्न्याशय की कोशिकाएं होती हैं, इसमें एसिनस कोशिका से अग्न्याशयी रस का स्रावण होता है और अग्न्याशयी रस पूर्ण पाचक रस कहे जाते हैं। ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जो अग्न्याशयी रस हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि यह वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों भोज्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस के रूप में जाना जाता है। अग्न्याशयी रस की प्रकृति कैसी होती है, तो ये क्षारीय होती है। अग्न्याशयी रस हमने शुरुआत में ही जब बाइल जूस आपको बताया था तो वहीं पर बताया था कि जो अग्न्याशयी रस होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में अग्न्याशय कुछ हार्मोन का स्रावण करती हैं और अग्न्याशय के एसिनस कोशिकाओं के बीच में द्विरूपी संरचना पाई जाती है जिन्हें लैंगरहैंस की दूपिकाएं कहा जाता है। और लैंगरहैंस की दूपिकाओं जो होती हैं जो है इनकी खोज की अगर हम बात करें तो इनको लैंगरहैंस ने की थी, इसलिए इनका नाम लैंगरहैंस की दूपिकाएं हैं। और यहीं से क्या निकलता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन्स जो है स्रावित होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो रक्त में शर्करा जो होती है वो बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह नाम का रोग हो जाता है। आपसे जब भी पूछा जाए कि मधुमेह नाम के रोग के लिए कौन सा जो है एंजाइम जिम्मेदार है, तो उसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का जो स्रावण है वो होता है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय से। तो जब भी कभी इसका स्रावण कम हो जाता है तो जो आपकी शर्करा होती है ब्लड में बढ़ जाती है, जिसे शुगर या फिर मधुमेह नाम के रोग के रूप में जाना जाता है। आगे अब देखते हैं, और इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं। कोशिकाओं में सोमैटोस्टेन नाम का हार्मोन स्रावित होता है जो भोजन के स्वांगीकरण में सहायता प्रदान करता है। तो अग्न्याशय से एक प्रश्न आपसे बार बार पूछा गया है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन नाम का हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका आंसर होगा पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से। और इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है ये जो है शर्करा होती है रक्त में उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो शर्करा होती है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने आपके 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने आपको सेल पढ़ा दिया है और उसके बाद हमने पाचन तंत्र पूरा कवर कर दिया है। और इस तरह से ये 2 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं और आपका बहुत जल्द आने वाला जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में बाकी सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो इस तरह से यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।